इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। टारगेटेड जुडिशरी के चैनल पे भी आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को। इससे पहले 2 वीडियोस में हमने बात करी, एक तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दूसरा हमने सेक्शन का ओवरव्यू लिया था कि कितने सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और ये बात की थी कि सेक्शंस के जो टाइटल हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइटल देके सेक्शन पूछ लिया जाता है या सेक्शन देके टाइटल पूछ लिया जाता है, तो वो सब अभी हमने बात करी। और प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर देखा तो हमने उसमें देखा कि JLO का जो 2019 का पेपर था उसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट उठा उठा के पूछे हुए हैं, तो वो सब हमने डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें 167 सेक्शंस हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं, ऊपर से उठ के क्वेश्चन JLO के पेपर में आते हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा एग्ज़ाम का लेवल भी इतना नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस हैं वो एकदम ऊपर ऊपर से उठ के आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ईजी आने के कारण JLO की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को। इंडियन एविडेंस एक्ट, दिस इज़ द एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। अब यहाँ पे इसकी डेट दी हुई है जिस दिन इसको कंसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की, 15 मार्च 1872। तो ध्यान रखनी है, डेट भी पूछ ली जाती है कई बार। अब जैसे ज़्यादातर जो डेट पूछी जाती है वो कमेंसमेंट की डेट जो शुरू होने की डेट है वो पूछी जाती है। तो 1 डे ऑफ सितंबर 1872 JLO के लास्ट पेपर में ये डेट पूछी गई थी। और जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखा है एविडेंस एक्ट का, उसमें हमने देखा कि ये वाली डेट है ये पूछी गई थी, डायरेक्ट पूछा हुआ था कि कब ये प्रवर्त हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा बात करें तो पार्ट फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल में दिया है कि वेयर्स इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। पार्ट फर्स्ट में दे रखी है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, जिसमें फर्स्ट दिया है शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस एक्ट को कहा जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य विधि। आगे दिया है एक्सटेंट की, इसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा, इसका एक्सटेंट होगा होल ऑफ इंडिया तक। एंड अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। अब देखिए यहाँ दे रखा है कि ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पे ये अप्लाई होगा, तो ये क्वेश्चन भी JLO में पूछ रखा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, नॉन जुडिशियल पे, एफिडेविट पे, इस तरीके से दिया था। तो यहाँ दे रखा है कि नोट टू एफिडेविट, एफिडेविट पे लागू नहीं होता है। इसके आगे है अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वेंड अंडर द आर्मी एक्ट 44 एंड 45 एंड द नवल एक्ट, यहाँ पे नवल एक्ट दिया है, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 एंड एयर फोर्स एक्ट भी दिया है। लेकिन लागू किस पे नहीं होता, नोट टू एफिडेविट पे, प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नोट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, इस पे भी लागू नहीं होता, प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर पे भी। तो हमें याद रखना है किस किस पे लागू नहीं होता, क्योंकि इस बार इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ लागू नहीं होता। तो एफिडेविट पे लागू नहीं होता और आर्बिट्रेटर पे लागू नहीं होता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना सा अभी हमने पढ़ा है, यहीं से क्वेश्चंस हैं। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये 1 डे ऑफ सितंबर ये वाला पूछ लिया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड है, ये तो रिपील हो चुका, रिपील्ड बाय रिपीलिंग एक्ट 1938। थर्ड है इंटरप्रिटेशन क्लोज। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे दिया कि सेक्शन 3 जो है उसमें कौन सी डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 10 डेफिनेशन दी गई हैं, तो आपको उनके नेम पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन दिए। तो आप 2-4 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड जैसे कोर्ट दिया है, फैक्ट दिया है, फैक्ट इन इश्यू दिया है, प्रूव्ड डिसप्रूव्ड वगैरह ये सब दिए हैं। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था कन्फेशन, तो कन्फेशन यहाँ डिफाइंड नहीं है इसलिए उसको हटाना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इंटरप्रिटेशन क्लोज, अब हम साथ में इसमें हिंदी में भी देख लेंगे थोड़ा।
तो स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज यानी कि निर्वचन खंड। इन दिस एक्ट निर्वचन खंड यानी जो भी क्लोजेज यहाँ दिए हैं उनका इंटरप्रिटेशन करना, उनका मीनिंग बताना। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस ए कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। दिया गया है कि इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भाव में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूलित आशय प्रतीत ना हो। अब देखो बार बार में एविडेंस एक्ट की बात करें तो बार बार में कोर्ट वर्ड यूज जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि कोर्ट इंक्लूड करता है ऑल जज एंड मजिस्ट्रेट को, एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट किसको नहीं करता, आर्बिट्रेटर को, लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लोज वाला जो है सेक्शन, इसमें कोर्ट है वो इंक्लूड नहीं करता, तो आर्बिट्रेटर को इंक्लूड नहीं करता। तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वेद रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, तो मध्यस्थ नहीं आते। फिर है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। यानी ऐसी कोई वस्तु और वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, या फिर एनी मेंटल कंडीशन और विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। अब इलस्ट्रेशन दिए गए हैं यहाँ पे कि फैक्ट क्या है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर। सर्टेन ऑब्जेक्ट हैं जो सर्टेन ऑर्डर में अरेंज्ड हैं सर्टेन प्लेस पे, तो ये एक फैक्ट है। ठीक है। दैट ए मैन हियर्ड और सा समथिंग इज ए फैक्ट, ये भी एक फैक्ट है। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, ये भी एक फैक्ट है। दैट ए मैन होल्ड ए सर्टेन ओपिनियन, हैज ए सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इन गुड फेथ और फ्रॉडेंटली, और यूज ए पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर सेंस, और इज और what as a specified time conscious of particular sensation is a fact। ठीक है। अब है that a man has a certain reputation is a fact। तो दे रखा है कि फैक्ट की डेफिनेशन में कि क्या क्या फैक्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है रिलेवेंट। रिलेवेंट के बारे में भी डेफिनेशन दी है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट, उसको सुसंगत कहा जाएगा किसी तथ्य को, टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी वे ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंट यानी सुसंगत। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो। अगला है फैक्ट इन इश्यू, यानी यहाँ पे दिया है विवादक तथ्य। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इश्यू का मीन्स क्या होगा? एनी फैक्ट from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। यानी ऐसा कोई भी तथ्य है जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। अगला है एक्सप्लेनेशन। Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। स्पष्टीकरण में दिया है कि जब कोई न्यायालय विवादक तथ्य को क्रिया से संबंधित किसी तत्सम प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। अब दे रखा है कि किस किस को यहाँ पे फैक्ट इन इशू माना जाएगा। इलस्ट्रेशन में दिया है कि ए है वो अक्यूज्ड है किस चीज का, कि उसने बी का मर्डर कर दिया है, तो एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इशू। एक तो ए ने कोज की है बी की डेथ, एंड ए इंटेंडेड टू कोज बीज डेथ, एक आशय था बी की डेथ कोज करने का। ए हैड रिसीव्ड ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ए जो है उसको बी की ओर से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, और दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। कै ने जब कै की डेथ कोज करी तो उसका जो डेथ कोज करने का कार्य करते समय ए जो था उसको मेंटल यहाँ पे प्रॉब्लम थी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। तो ये सारे फैक्ट
इन इश्यू हो सकते हैं, ऐसा दिया है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई केस दे सकते हैं, उससे फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस केस में फैक्ट इन इश्यू क्या होगा। अगला है डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। डॉक्यूमेंट क्या है? Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन से या उनमें से एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किए जा सकें। अब यहाँ पे दिया है कि राइटिंग जो है, राइटिंग में लिखा जा रहा है, तो राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। लेख जो हैं वो दस्तावेज हैं। तो जैसे कि ना यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज ए, तो ये डॉक्यूमेंट है। और ये कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, तो ये वाला जेएलओ में पूछा था, ये आरजेएस में पूछा था। तो देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं राइटिंग इज ए, तो सबको पता है वही राइटिंग है, वो डॉक्यूमेंट की तरह यूज की जाती है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट, ये भी डॉक्यूमेंट्स है। मैप और प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। मेटल प्लेट और स्टोन पे इंस्क्रिप्शन है, वो भी डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर, कैरिकेचर जो है वो भी डॉक्यूमेंट है, यानी उपहासांकन जो बनाए जाते हैं वो भी डॉक्यूमेंट हैं। तो ये हमने देखा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब देखते हैं एविडेंस के बारे में। अब एविडेंस, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड ऑल स्टेटमेंट विच the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry। दिया गया है कि वे सभी कथन जिनके जांच अधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों के द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। तो ये हैं डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस। फिर है प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड क्या है? प्रूव्ड है साबित, यानी ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। कोई तथ्य साबित हुआ बोलेंगे जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। दूसरा है डिसप्रूव्ड, फैक्ट है उसको डिसप्रूव कहा जाएगा आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। तो जो पहले पढ़ा उसी का जस्ट उल्टा है ये। आगे है नॉट प्रूव्ड, ए फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। अगला है इंडिया। इंडिया जो इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद है यहाँ पे दिया है कि एक्सप्रेशन जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, सब्सक्राइबर, ये सारे के सारे हैं ना, इनका जो मीनिंग है वो जो IT एक्ट है 2000 का उसमें जो मीनिंग दिए हैं वो यहाँ पे मीनिंग होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 4 मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम जो होता है ना, इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता। वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, है ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड भी मान सकता है, डिसप्रूव्ड भी, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है। शैल प्रिज्यूम में क्या होता है कि बाध्यता टाइप है कि कोर्ट मान लेता है। whenever it is directed by the act the court shall presume effect it shall regard, उसको proved भी मान सकता है, unless और until it is disproved, जब तक उसको ना साबित किया जाता है तब तक उसको proved मान लिया जाता है। तो बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे आगे जिसमें shall presume आएगा, कईयों में may presume आएगा, तो कंडीशंस के आधार पे होगा।
अगला है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. तो जहाँ इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य वगैरह की अनुज्ञा नहीं देगा। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी, जिसमें थे 4 सेक्शन। अब बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों की सुसंगति के विषय में। ये जो चैप्टर है ये सबसे बड़ा है। अभी हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें चैप्टर सेकंड जो है ये काफ़ी बड़ा है, सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन 55 तक कवर करता है ये, 5 to 55। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर कितना छोटा था, फिर भी वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। सबसे पहले तो ये जो सेक्शंस है ना, उनका टाइटल याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 5 का टाइटल क्या है याद रखना चाहिए। अब जो टाइटल है उनको हम याद करेंगे कीवर्ड से, क्योंकि पूरा का पूरा टाइटल याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम कीवर्ड से याद करेंगे। सेक्शन 5 में हम याद रखेंगे फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, यानी दिया है एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ऐसा इन्होंने बोलना है। अब है एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच ऑर्डर फैक्ट एज आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। Explanation. This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. दिया है कि किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें तस्मीन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनास्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्य का नहीं। स्पष्टीकरण में दिया है कि ये धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय पूर्ववर्ती विधि के किसी उपबंध के द्वारा यह साबित करने से निहर्कित कर दिया गया हो। फिर है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में दिया है कि ए है, उसने क्या किया, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी और बाय बीटिंग हिम विद ए क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए ने यहाँ पे बी की डेथ कोज करने के लिए, उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उसको लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए इसको ट्राई किया जाता है ए को। तो ए के ट्रायल पे फैक्ट इन इशू है कि ए ने ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, ए ने बी को लाठी से मारा। इज कॉजिंग बी इज डेथ बाई सच बीटिंग, ए की ऐसी मार के द्वारा बी की मृत्यु कारित हो जाना। और एज इंटेंशन टू कॉज बी इज डेथ, ए का इंटेंशन था, आशय था बी की मृत्यु कारित करना। तो ये फैक्ट इन इशू। आगे है ए सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies। एक वादकर्ता अपने साथ वह बंद पत्र जिस पे वो निर्भर करता है पहली सुनवाई पे साथ नहीं लाया और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। तो ये जो सेक्शन है डज नॉट इनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट ए सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो यहाँ पे यह धारा उसको इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के जो उत्तरवर्ती प्रक्रम होंगे उसमें वो बंद पत्र को पेश कर सके और उसके अंतर्वस्तु को साबित कर सके। तो ये था सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट। सेक्शन नंबर 6 जो है ये लास्ट टाइम पूछा था, सेम ट्रांजेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा था, सेम ट्रांजेक्शन का। तो ये पूछा था कौन से सेक्शन में है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो सेक्शन नंबर 6 में है, ये पूछा था। एक ही समय व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, फैक्ट विच थ्रू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। जो तथ्य विवादन्य होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार रिलेटेड हैं
कि वे एक ही समय व्यवहार, एक ही ट्रांजैक्शन के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हों। जैसे कि ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम। ए ने क्या किया कि बी की हत्या कर दी, तो हत्या करने का अभियुक्त है ए। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और द बाई स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। अब वहाँ पे कै या खा के पास खड़े लोग जो है वो पिटाई के समय उसकी इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात जो भी कहा गया था वो उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट बन गया, वह सुसंगत तथ्य है। मान लो कि ए ने बी को मारने की कोशिश की, तो उस टाइम वहाँ लोगों ने देखा होगा, तो उसके बाद उन्होंने कुछ बोला होगा, या फिर वो मारने आ रहा है तो उस टाइम लोगों ने कुछ बोला होगा, तो वो सब है वो यहाँ पे एक ही समय व्यवहार के पार्ट हैं, इसलिए वो रिलेवेंट फैक्ट हैं। अब यहाँ पे यही एग्जाम्पल देके पूछ लिया जा सकता है कि ये पार्ट हैं, ये रिलेवेंट फैक्ट है या नहीं, और ये पार्ट हैं सेम ट्रांजेक्शन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है A is accused of waging war against the government of India by taking part in armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and gaols are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, तो A may not have been present at all of them। दिया कि क्या है वो एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। अब ये सारे के सारे जो यहाँ पे तथ्य हैं घटित हो रहे हैं वो साधारण समय व्यवहार का भाग होने के कारण सुसंगत हैं, एक का ही पार्ट है सेम ट्रांजेक्शन का, चाहे क्या है ना वो उस सारों में पार्टिसिपेट करे या नहीं, ये जितने भी एक्ट हो रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करे या नहीं, लेकिन ये साधारण समय व्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत हैं। अगला है ए सू करता है बी को फॉर ए लाइबल कंटेंट इन ए लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए कोरस्पॉन्डेंस लेटर बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डेंस इन विच इट कंटेंट आर रिलेवेंट फैक्ट्स, तो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ। अब यहाँ पे है कि कै एक पत्र में जो पत्र व्यवहार हो रहा था कै और खे के बीच में उसमें एक अपमान लेख के लिए खे पे सू कर दिया खे को, और जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उससे संबंध रखने वाले पक्षकार जो थे उनके बीच में जितने भी लेटर्स हैं उनका आदान प्रदान हुआ है वे सारे के सारे जिसमें अंतर्विष्ट है वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वो अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो, तो भी उनके वो जो ट्रांजेक्शन उनके बीच में सेम ट्रांजेक्शन का ही वो पार्ट है, तो वो रिलेवेंट होंगे। अगला है द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज ए रिलेवेंट फैक्ट। अब है कि क्या खे से आदिष्ट अमुक माल कै को परिदत्त किया गया था, वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था, हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है। अब सेक्शन 7 इम्पोर्टेंट है, ओकेजन कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू याद रखना है। सेक्शन नंबर 7 में पूछ सकते हैं डायरेक्ट की फैक्ट विच आर द ओकेजन कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम हैं। फैक्ट विच आर द ओकेजन कोज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु क्या परिणाम है या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए और जिससे उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया। अब दिया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, प्रश्न है कि क्या कै ने खे को लूटा। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रोबरी बी वेंट टू ए फेयर विद मनी इन हिज पोजीशन एंड दैट ही शोड इट और मैंशन दैट फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन आर रिलेवेंट। अब तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले जो बी था वो अपने कब्जे में धन लेके कोई मेले में गया और उसने दूसरे लोगों को दिखाया कि उसके पास पैसे हैं, और इस तथ्य का कि उसके पास धन है ये उल्लेख उसने किया, इसलिए ये सुसंगत तथ्य हो जाता है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, क्वेश्चन है कि ए ने बी का मर्डर किया,
तो मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रगल एट द नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रिलेवेंट फैक्ट्स। अब जहाँ पे कै ने बी का मर्डर किया उस स्थान पे आसपास जहाँ हत्या की गई थी उस स्थान पे स्ट्रगल के जो निशान हैं वो मिले हैं, गुत्थम गुत्थी होने के निशान जो मिले हैं, तो ये सुसंगत तथ्य है। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजनड बी, क्या ए ने बी को जहर दिया। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब्ड टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन आर रिलेवेंट फैक्ट। अब उस विष से उत्पन्न जो लक्षण हैं उसके पहले जो बी था उसके स्वास्थ्य की दशा और कै को ये मालूम होना कि कै की आदतें, यानी वो खाना कब खाता है, इस टाइप की आदतें, ताकि वो उसको जहर देने का उसको अवसर मिल गया, तो वो सब है रिलेवेंट फैक्ट। तो ये हैं रिलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। हेतु, तैयारी या पूर्व या पश्चात का आचरण। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेक्शन है। एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इश्यू देयर इन और रिलेवेंट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन ऑफेंस अगेंस्ट whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में दिया है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस those statement accompany and explain act other than statement, but this explanation is not to affect the relevancy of statement under any of section of this act। इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो, किंतु इस अधिनियम को किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस और हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रिलेवेंट। जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और स्वर्ण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। अब काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन है उनको देख लेते हैं। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए ने बी की मर्डर करने के लिए यहाँ पे उसको ट्राई किया जाता है। The fact that A murdered C, the B knew that A had murdered C and the B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। अब यहाँ है कि A था उसने C की हत्या कर दी और B ये बात जानता था कि A ने C की हत्या कर दी, तो B क्या करेगा कि पैसे लेने की लालच से क्या करेगा कि मैं वरना मैं पब्लिक में फैला दूंगा, ऐसी धमकी दे के ए को यहाँ पे पैसे लेना चाहता है। तो आर रिलेवेंट, धमकी देने के बाद में धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया, तो ये सुसंगत है। ए सूज बी अपॉन ए बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। ए है वो बी को यहाँ पे सू करता है, बंध पत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए इस पे वाद लेके आता है। बी है वो इस बात से मना कर देता है कि उसने ऐसा कोई बंध पत्र लिखा। The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant। अब ये है कि ये कथन सुसंगत है कि जब बंध पत्र का लिखा जाना था उस टाइम क्या था कि बी जो है उसको किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था, तो इसका मतलब उसको उस टाइम पैसे चाहिए थे, उसने बॉन्ड वो बंध पत्र लिखा होगा, तो ये रिलेवेंट है। अगला है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, ए को ट्राई किया गया बी की हत्या करने के लिए, तो यहाँ पे है कि फैक्ट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्यूर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रिलेवेंट, कि बी की जो हत्या से पहले ए ने पॉइजन खरीदा था जो कि वैसा सा था जैसा कि बी को दिया गया, तो ये भी रिलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, कि यहाँ पे कुछ अमुक दस्तावेज क्या है कि विल है या नहीं,
तो फैक्ट है कि द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेथ ऑफ एलिज्ड विल, ए ने इंक्वायरी करी थी इन मैटर्स टू विच द प्रोविजन ऑफ द एलिज्ड विल रिलेट, दैट ही कंसल्टेड वकील्स इन रेफरेंस टू मेकिंग द विल एंड दैट ही caused drafts of other wills to be prepared which he did not approve are relevant। कि कै जो है उसने अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले कै ने उन विषयों की जांच की जिनसे अभिकथित विल के उपबंधों का संबंध है। उसने वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और उसने अन्य विलों के प्रारूप बनाए जिससे उसने पसंद नहीं किया था। तो फिर है कि हाँ वो विल वगैरह के बारे में उसके दिमाग में चल रहा था। तो ये जो कथन है वो रिलेवेंट है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, ए है वो किसी क्राइम का एक्यूज्ड है। The fact either before or at the time or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the facts of the cause an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence or prevented the presence or procured the absence of person who might have been witnesses or suborned person to give false evidence respecting it are relevant। अब क्या कोई अपराध का अभियुक्त है तो ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के बाद में समय या पश्चात ए ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य जो हैं उसके अनुकूल प्रतीत हों, और उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया या उन व्यक्तियों की जो साक्षी हो सकते थे उनकी उपस्थिति निवारित करी या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया। तो ये सब है, उससे पता चलता है कि ए है उसने क्राइम किया है। तो ये सारे तथ्य रिलेवेंट हैं। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, ए ने बी को लूटा। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रोब्ड सी सेड इन एज प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रोब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रन अवे आर रिलेवेंट। अब ए ने बी को लूटा, इसके बारे में फैक्ट ये है कि बी को लूटने के बाद में सी जो था उसने ए की प्रेजेंस में बोला कि पुलिस आ रही है और वो उस इंसान को पकड़ने जिसने बी को लूटा है। तो ये सुनते ये भाग गया, तो इसका मतलब है कि ए ने यहाँ पे लूट की होगी। तो ये फैक्ट है, ये रिलेवेंट है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी ₹10,000, कि यह तथ्य कि कै ने गै से धन उधार मांगा, कि यहाँ पे गै ने कैसे कि कै की उपस्थिति में स्वर्ण गोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ पे बोलेगा कि आई एडवाइस यू टू नॉट टू ट्रस्ट ए पे ट्रस्ट मत करो। ही ओज बी ₹10,000, वह बी के 10,000 रुपये भी उसको अभी देने हैं। एंड दैट ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर आर रिलेवेंट फैक्ट, ए वहाँ से बिना बोले चला गया। तो ये रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, यानी ए ने सी को बोला कि मेरे को पैसे चाहिए और डी ने सी को ए के प्रेजेंस में बोला कि ये जो ए है ये बी के रुपए ही इसने नहीं दिए हैं पहले से ही। तो ये सुन के फिर ए चला गया वहाँ से, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम। नेक्स्ट है कि ए ने कोई क्राइम कमिट किया है क्या। तो फैक्ट है कि ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग ए लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल एंड द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर रिलेवेंट। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात वो फरार हो गया, ए उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके नहीं, मैंने नेक्स्ट वाला बोल दिया। हाँ, कि कै ने यहाँ पे कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। यह तथ्य कि कै एक पत्र पाने के बाद जिसमें लिखा गया था कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, तो वो ये सुन के ही फरार हो गया, तो यानी कि उसका इस मामले से रिलेशन है। तो ऐसे तथ्य हैं वो रिलेवेंट हो गए। नेक्स्ट है ए इज एक्यूज ऑफ ए क्राइम, ए एक अपराध का अभियुक्त है। द फैक्ट दैट आफ्टर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम ही absconded or was in possession of property or the proceeds of property acquired by the crime or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के लेके जाने के बाद में वो फरार हो गया और उस अपराध से अर्जित जो संपत्ति थी या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे, या कि उसने उन वस्तुओं को जिनसे वह अपराध किया गया था या किया जा सकता छिपाने का प्रयत्न किया, ये सब रिलेवेंट हैं। अब ये इलस्ट्रेशन पढ़ने क्यों जरूरी हैं इसका देखो। अब अभी जो हमने पढ़ा इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो हम जे वाला पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, सेम यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविश्ड द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज रेप द सी मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रिलेवेंट।
तो एक तो ये है कि उसने क्या किया कि अभी कथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, कंप्लेंट की और परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द जिनसे वह परिवाद किया गया था सुसंगत हैं। लेकिन नेक्स्ट है कि द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग ए कंप्लेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि उसने कंप्लेंट नहीं की, बिना कंप्लेंट किए उसने बोला कि शी हैड बीन रेविस्ड इज नॉट रिलेवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। थ्रू इट में उसमें यही पूछा गया था कि ये किस में रिलेवेंट होगा, तो ये सेक्शन 8 में तो रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ये रिलेवेंट होगा डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि उसकी फिर डेथ हो गई थी। तो डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लोज फर्स्ट और एज कोरोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157, ये ऑप्शन दिया गया था। तो ये यहाँ पे आंसर था। तो हमने जब क्वेश्चन देखे तो ये वाला मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर A was robbed. The fact that soon after the Ali's robbery, he made a complaint relating to the offense, the circumstances under which, and the terms in which the complaint was made are relevant. प्रश्न है कि क्या क्या को लूटा गया। यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरंत पश्चात उसने अपराध के संबंध में परिवाद किया और वे परिस्थितियां उसने बताई कि भाई वे परिस्थितियां जिसके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया था वो सुसंगत हैं। अब नेक्स्ट अब इसी को ही पूछा जा सकता है कि द फैक्ट ही सेड कि उसको लूटा गया लेकिन उसने कंप्लेंट नहीं की, विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट। तो अगर कंप्लेंट नहीं की तो ये रिलेवेंट नहीं है एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, लेकिन ये रिलेवेंट कहाँ है, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लोज फर्स्ट और एज कोरोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे। So keep watching and keep sharing. Thank you so much. Have a nice day.